वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज दिनांक 12 मई दिन बुधवार को सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास में हम कल ही अपना पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को शुरू कर चुके थे, जिसके पाठ के एक तरीके से रीडिंग सेक्शन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसके आगे के रीडिंग पार्ट को हम लोग आज देखते हैं। आप, मुझे उम्मीद है, ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझेंगे। इसके बाद फिर हम चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे। अभी एक बार के लिए हम इसकी रीडिंग सेशन को पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा भाग है वो औद्योगिक समाज और से जुड़ा है। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। मतलब जो औद्योगिक समाज बन रहा था, समाज में परिवर्तन आ रहा था, जिससे लग रहा था कि नई चीज़ों की शुरुआत होने जा रही है। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी जो पाली थी, जो शिफ्ट थी, वो बहुत लंबी होती थी। मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट होने लगी थी। अब वो जब गिरावट हुई तो बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों, नागरिक पढ़े लिखे हों, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। इसके बाद आगे देखें, यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेपे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। ध्यान रखेंगे आप, गिसेपे मेस्सिनी, कहीं कहीं पर गिउसेपे मेस्सिनी नाम आता है, दोनों एक ही बात है। अब आते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवता सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी
तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ये तो प्रश्न उठने तय थे। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कॉपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, जो कि 1771 से 1858 तक उनका टाइम पीरियड रहा, ने इंडियाना दैट मीन्स अमेरिका में एक नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मोनी के नाम से नए तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस के लुई ब्लांक, ये नाम आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से वो समाजवाद को बढ़ावा देते थे। कॉपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब में आपस में बांट लेते थे। अब अगला और इम्पोर्टेंट नाम आ रहा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ये ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष यह था कि जब तक निजी संपत्ति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि समाजवाद का एक कह सकते हैं बड़ा समर्थक कार्ल मार्क्स, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगली चर्चा शुरू करते हैं कि समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। तो आप ध्यान रखेंगे, वैसे तो इंटरनेशनल से याद रहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी, लेकिन ये जो द्वितीय इंटरनेशनल नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी वो किसने बनाई थी? तो समाजवादियों ने बनाई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, शॉर्ट में अगर बात करें तो SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा।
तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इतने पार्ट को समझ पाए होंगे। इसमें से भी जो प्रमुख तथ्य हैं उसको हम रीडिंग सेक्शन के बाद लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज तक जितना पढ़ाया है इसको खुद से सेल्फ स्टडी कीजिएगा और कहीं पे दिक्कत आने पर आप पूछिएगा। 2 दिन और इसमें लगेंगे आगे के पार्ट को रीडिंग सेशन में लेने के लिए। लेकिन हाँ, एक बार जब हम रीडिंग सेशन से गुजरेंगे तो उसमें कई चीज़ें हमारे सामने प्रमुख तथ्यों को देने से पहले आपके सामने होंगी, तो वो प्रमुख तथ्य आपको याद करने आसान हो जाएंगे। थैंक यू।